नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पावर सेंटर। आज पॉलिटिकल पावर सेंटर के न्यूज मेकर हैं धारा 370, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में सड़क से लेकर सदन तक संग्राम छिड़ा हुआ है। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज विधानसभा में लात घूंसे चलने लगे। आज पॉलिटिकल पावर सेंटर में आपको बताएंगे कि धारा 370 को लेकर सियासी संग्राम क्यों मचा हुआ है और इसके पीछे आखिर किसका दिमाग है। देखिए, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 पर संग्राम छिड़ा हुआ है। विधानसभा में आर्टिकल 370 से जुड़ा हुआ पोस्टर दिखाया गया, जिसके बाद बात जो है वो मारपीट तक पहुंच गई। ये कोई गली चौराहे पर धक्का मुक्की की तस्वीर नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा है और एक दूसरे को खींच रहे जम्मू कश्मीर के माननीय विधायक। विधानसभा के अंदर मारपीट हुई, नारेबाजी हुई और ये सब धारा 370 को लेकर पास हुए प्रस्ताव के समर्थन और विरोध में। दरअसल इंजीनियर रशीद के भाई विधायक खुर्शीद अहमद आर्टिकल 370 का बैनर लेकर विधानसभा पहुंचे थे, जिस पर विधानसभा में हंगामा मच गया और बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। बात इतनी बिगड़ी कि सदन के अंदर मार्शल तक बुलाने की नौबत आ गई। विधानसभा के अंदर हुई धक्का मुक्की में बीजेपी विधायक मोहनलाल भगत घायल हुए हैं। अब जरा जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे पर नेताओं का तर्क सुनिए। वहाँ पे जो बदतमीजी हुई, क्योंकि जो रेजोल्यूशन हमने लाया वो लोगों के हित का रेजोल्यूशन है। वो रेजोल्यूशन जो जम्मू कश्मीर के आम लोगों की डिमांड है, उन्होंने अपना डिसिप्लिन आज दिखा दिया कि हम कितने डिसिप्लिन है। जहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन वो खुद चेयर पे चढ़ जाए तो बाकियों से क्या तवक्को करोगे। जिस स्पेशल स्टेटस के नाम को लेके ये डायलॉग कराना चाहते हैं और स्पीकर खुद ये कह रहा है कि स्पेशल स्टेटस इज 370। बड़ी बदकिस्मती है। किस रेजोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं? किस रेजोल्यूशन की? इस हाउस की मर्यादा को तार तार किया है, भंग किया है। मुझे बहुत शर्म आ रही है। एक मछली मार्केट उनकी वजह से बन चुका है। बीजेपी को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीडीपी, कांग्रेस जैसे दलों ने धारा 370 की वापसी से जुड़े प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालांकि ये भी तथ्य है कि धारा 370 फिर लागू होगी या नहीं, असल ताकत केंद्र सरकार के पास है। और इसी मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपना खुतबा असेंबली के सामने पेश किया, उसमें जो हमने आपके साथ इलेक्शन के जरिए वादे किए थे, चाहे बिजली को लेके, गैस को लेके, राशन को लेके, तालीम को लेके, उन सब चीजों का जिक्र लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपने खुतबे में किया, क्योंकि हम चाहते थे कि आपको पता चले कि ये वादे सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं थे। इंशाल्लाह इनको अमली जामा पहना के आपके सामने लाया जाएगा। हम वो लोग नहीं हैं जो हवा में बात करके भूल जाएं। हमने आपसे वादे किए हैं, उन वादों के बुनियाद पे हमने आपसे 5 साल यहां हुकूमत करने की इजाजत हासिल की है और इंशाल्लाह आप देखें इन 5 सालों में हम एक भी दिन जाया नहीं करेंगे। आपकी खिदमत और आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। मैंने आपसे कहा था आपको मेहनत एक दिन करनी होगी, जिस दिन आपको पोलिंग बूथ में जाके अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करना होगा। आपने मेहनत की, अब 5 साल के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। मेहनत हम लोग करेंगे और उसका फायदा आपको हासिल होगा। अब रही बात मुझे ढूंढने की या ना ढूंढने की, नासिर ने मेरी तकरीर का आधा हिस्सा तो आपको खुद ही सुना दिया। आपको श्रीनगर मुझे आके ढूंढने की जरूरत नहीं। तो उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं हमारा चुनावी वादा था और सिर्फ वो वादा नहीं था, अब उसे अमली जामा पहनाने की तैयारी हम कर रहे हैं। देखिए, 6 नवंबर यानी कल आर्टिकल 370 को लेकर प्रस्ताव जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पास किया गया, जिस पर सभी दलों का अपना अपना स्टैंड है। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ प्रस्ताव पास होने से आर्टिकल 370 की वापसी हो पाएगी? इसी तरह ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
370 की बहाली का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। 370 लागू करने के लिए संसद में इस विधेयक का पास होना जरूरी है। इस विधेयक को पहले पास करना होगा। इसी के साथ देखिए 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को निष्क्रिय किया था। जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार आर्टिकल 370 को दोबारा लागू करने के पक्ष में है। ये उनका बाकायदा एक बड़ा चुनावी वादा भी था। बीजेपी कह रही है कि विधानसभा में पास प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, ये मुमकिन नहीं है। और धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में धक्का मुक्की हुई तो धारा 370 के विरोध में सड़क पर भी लड़ाई तेज हो गई है। जम्मू में कई संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मैदान में हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए शरणार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। और जम्मू के स्थानीय लोगों ने सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के विरोध और समर्थन में अलग अलग सियासी जमातें और संगठन मैदान में आ गए हैं। दरअसल धारा 370 को लेकर पहाड़ी राज्य जम्मू और कश्मीर के बीच बढ़ता दिख रहा है। हिंदू बहुल जम्मू में एक बड़ी आबादी धारा 370 की वापसी के पक्ष में नहीं है। 370 सिर्फ एक सियासी एजेंडा है। 370 सिर्फ सियासी मोहरा है। इसका आवाम की उमंगों के साथ और उनके जो मसाइल है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जिस 370 की बात आज विधानसभा में कह रहे हैं कि हमें ज़मीनी राइट्स दिए जाएं और नौकरियों के राइट्स दिए जाएं, तो मुझे लगता है उसके लिए कोई और रास्ते भी निकल सकते हैं। 370 नहीं होनी चाहिए। 370 के खत्म होने के बाद हमें अपनी सही मायने में फंडामेंटल राइट्स की जो है वो इम्प्लीमेंट हुए और हम उनको अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं। इधर बीजेपी ये संदेश देने में जुटी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आर्टिकल 370 और 35A के बहाने देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। साफ लफ्जों में कहें तो जम्मू कश्मीर में चुनाव के वक्त से ही आर्टिकल 370 का मुद्दा बड़ा होता दिखा, जो अब सदन से लेकर सड़क तक घमासान में तब्दील होता दिख रहा है। बात महाराष्ट्र चुनावों की करते हैं, जहां शिवसेना उद्धव गुट ने आज मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें कई बड़े वादे किए हैं और अडानी ग्रुप के धारावी प्रोजेक्ट को रद्द करने का भी वादा इसमें शामिल है। महाराष्ट्र के चुनावी संग्राम में उद्धव ठाकरे ने अपनी गारंटियों का पिटारा खोल दिया है। सबसे पहले ऐलान धारावी के रीडेवलपमेंट से जुड़ा है, जिसके पुनर्विकास की जिम्मेदारी महायुति सरकार में अडानी ग्रुप को दी गई। अब उद्धव ठाकरे ने वादा किया है, अगर उनकी सरकार आई तो अडानी के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाएगा। ये 1000 एकर जमीन ही आजच अदानीला दिलेली आहे। आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही ते फेकणारच आहोत, ते काही जागेवर ठेवणार नाही। उद्धव ठाकरे का दावा है, अगर उनकी सरकार आई तो धारावी में नया वित्त केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा और भी कई वायदे उद्धव ठाकरे की ओर से किए गए। मसलन सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा, आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर लगाम, हर परिवार को 25 लाख तक कैशलेस इलाज, रोजगार सृजन पर जोर। बुधवार शाम को MBA की 5 गारंटियों की घोषणा की गई थी। उन गारंटियों को भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने घोषणा पत्र में जगह दी है। और महाराष्ट्र के महायुद्ध में लाउडस्पीकर की एंट्री हो गई है। आज महाराष्ट्र के अमरावती में राज ठाकरे ने एक ऐसा बयान दिया जिससे सियासी तपिश काफी बढ़ गई। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है, क्योंकि राज ठाकरे के एक बयान ने महाराष्ट्र चुनाव में लाउड स्पीकर की भी एंट्री करा दी है और यहां तक कह दिया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे। या सगळ्या मशिदींवरचे यांचे सगळे भोंगे पहिल्यांदा उतरवून टाका, बंद झाले होते। उद्धव ठाकरे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार होतं त्यावेळेला, आणि मी सांगितलं होतं की जर समजा हे भोंगे बंद नाही झाले
माझा महाराष्ट्र सैनिक तिकडे जाऊन हनुमान चालीसा म्हणेल त्या मशिदीच्या समोर। दरअसल राज ठाकरे महाराष्ट्र के अमरावती में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे और हिंदुत्व के मुद्दे और महाविकास अघाड़ी पर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान राज ठाकरे ने हिंदुओं के बिखरे होने पर मस्जिदों में महाविकास अघाड़ी को वोट देने के लिए फतवा की बात छेड़ दी। हे सगळे मुसलमान आता मशिदीमध्ये फतवे काढायला लागलेत की काँग्रेसला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला सर्व मुसलमानांनी एक गठ्ठा मतदान करायचं असे फतवे निघतायत। राज ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा। बता दें कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस मुंबई की 36 में से 25 सीट पर चुनाव लड़ रही है और खुले तौर पर महायुति का समर्थन कर रही है। देखिए, वैसे महाराष्ट्र के चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर भी है कि उनका एक अघोषित गठबंधन महायुति के साथ है। महाराष्ट्र में चुनावी लड़ाई है तो दो बड़े महागठबंधन के बीच है, लेकिन एक सियासी चर्चा महायुति और राज ठाकरे के बीच अघोषित गठबंधन की भी है, क्योंकि राज ठाकरे के बयान बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अघाड़ी की गाड़ी पंचर करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राज ठाकरे हिंदुओं के मोर्चे पर वही भाषा बोल रहे हैं जो महायुति की है। अब सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे महायुति के साथ हैं, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी भी कुछ एक सीट पर एमएनएस का समर्थन करती दिखाई दे रही है। आणि दुसऱ्या बाजूला मनसे। बरं, ही चर्चा जी मी आज करतोय ना, हे तुम्हालाही सांगतोय आणि आमच्या मीडियाच्या मित्रांच्या माध्यमातून पण सांगतोय, ही शिवडीपुरतं आहे। सियासत में कभी कभी बाजी खुलकर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे चली जाती है, और राजनीति के जानकारों की माने तो ये पूरा गेम मुंबई की 36 सीट को लेकर है। लेकिन सवाल यह है कि इस अघोषित गठबंधन से राज ठाकरे को क्या मिलेगा, क्योंकि बीते कुछ चुनाव से राज ठाकरे की पार्टी बीजेपी का समर्थन करती आई है, लेकिन उसकी खुद की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार अमित ठाकरे की भी परीक्षा होनी है। एक तरफ उनके पिता यानी कि राज ठाकरे भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो पत्नी भी चुनाव प्रचार में लगी हुई है। ये राज ठाकरे की बहू और अमित ठाकरे की पत्नी मिताली ठाकरे हैं, जिन्होंने अपने पति अमित ठाकरे के चुनाव प्रचार का जिम्मा खुद संभाल रखा है। मिताली घर घर जाकर प्रचार कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके साथ समर्थकों की भीड़ है। मिताली लगातार लोगों से मिल रही हैं और उनसे अपने पति को वोट देने की अपील कर रही हैं। मैं घर घर तक जा रही हूँ, हमको डोर टू डोर ही करना है, सबको मिलना है, सबसे बातचीत करनी है और सब उनकी जो समस्या है वो सॉल्व करने हैं। और इतने छोटी छोटी समस्या है वो इतनी जल्दी हो सकते हैं सॉल्व, जो हम अभी कर रहे हैं। जितना मैं कर सकती हूँ एज अ वाइफ मैं कर रही हूँ। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में मुंबई की माहिम सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ अमित ठाकरे और शिवसेना के सदा सरवनकर और शिवसेना यूबीडी के महेश सावंत के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। यही वजह है कि अमित के लिए न सिर्फ राज ठाकरे बल्कि उनकी बहू ने भी मोर्चा संभाल रखा है। अमित ठाकरे की पत्नी है मिताली ठाकरे, जो कि घर घर जाकर लोगों से मिल रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के बीच जा रही हैं और सभी से डोर टू डोर कैंपेन का एक हिस्सा है। घर घर जाकर लोगों से मिलना, उन्हें बताना कि किस प्रकार से एक युवा उम्मीदवार की आवश्यकता है महाराष्ट्र को, और एक पत्नी की भूमिका भी निभाते हुए मिताली ठाकरे। मिताली का दावा है कि अमित अच्छे विधायक साबित होंगे, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या माहिम का चुनावी दंगल अमित के लिए आसान होगा, क्योंकि इस बार सीधी लड़ाई महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। और बड़ी बात यह है कि जिस महायुति का राज ठाकरे समर्थन कर रहे हैं, उससे भी अमित ठाकरे को दो हाथ करने हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में पहले बटेंगे तो कटेंगे पर राजनीति तेज हो गई थी, और अब राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर भी राजनीति हो रही है। बुधवार को राहुल गांधी नागपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने दो बड़े बयान दिए। पहला जातीय जनगणना को लेकर और दूसरा 50% आरक्षण के बैरियर को तोड़ने को लेकर। अब राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। लगता है कांग्रेस पार्टी की झूठ की फैक्ट्री फिर से शुरू हुई है। जो जातिगत जनगणना है जो राहुल गांधी करना चाहते हैं, उसका अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। अगर राहुल गांधी कुछ कर सकते हैं तो वो सर्वे कर सकते हैं, जो कर्नाटक और बिहार में किया गया है। जो ये झूठे वादे हैं और झूठे तसल्लियाँ हैं, उसके लिए लोग इनको नकारेंगे।
उधर उद्धव गुट खुलकर राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान का समर्थन कर रहा है। तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जो 50% की सुप्रीम कोर्ट में कैपिंग पेंडिंग है उसे तोड़ने की आवश्यकता है, तो बहुत से लोगों को और भी कुछ परसेंटेज में लाभ मिलेगा। राहुल गांधी जी यही तो कह रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान की खूब चर्चा है, लेकिन अब राहुल गांधी के बयान के बाद जातीय जनगणना और आरक्षण की भी चर्चा शुरू हो गई है। बात अब उत्तर प्रदेश की, जहां 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और यहां हर दिन एक नया पोस्टर जारी होता है। लेकिन अब किसका पोस्टर निकला है, आइए आपको दिखाते हैं। यूपी में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब ये नया पोस्टर लॉन्च हो गया है। इस पोस्टर पर लिखा है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा, एक रहेंगे तो गैस सिलेंडर 400 में मिलेगा। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा ये पोस्टर कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। पोस्टर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों की तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर ये एक पोस्टर लगा हुआ है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों नेता आपको देखेंगे, उसमें लिखा है न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। पूरे स्लोगन को कहीं ना कहीं महंगाई से भी जोड़ा गया और कहा गया है बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा और एक होंगे तो 400 रुपए में मिलेगा। बता दें कि ये पोस्टर कांग्रेस के नेता अजीत कुमार मौर्य की तरफ से लगाया गया, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव के फोटो के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सिंबल लगाया गया। इस सिंबल के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तस्वीर एक दूसरे का हाथ पकड़े दिखाई दे रही है। मतलब एकदम साफ है कि इस पोस्टर के जरिए सबको जोड़ने की कोशिश है, क्योंकि यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। और अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की काट खोजने में लगे हैं, क्योंकि हर दूसरे दिन एक नया पोस्टर लखनऊ की गलियों में दिखाई दे रहा है। और अब बात उस लेख की जिस पर सियासत उबल रही है। दरअसल राहुल गांधी के एक लेख में, जिसमें देश की गुलामी में तत्कालीन भारतीय राजाओं की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी के लेख के एक एक हर्फ पर गौर कीजिए। पहले पैराग्राफ में भारत को गुलाम बनाने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र है। साथ ही जिक्र इस बात का भी कि उस वक्त भारत में मौजूद रियासतों के राजाओं और नवाबों ने अंग्रेजों का साथ दिया। इस पर घमासान छिड़ गया है। राजघराने से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी तक ने सवाल उठाए। पूर्व राज परिवारों ने जब भारत का एकीकरण हुआ उस समय भी बहुत बड़ा योगदान था। वो जानबूझकर छवि धूमिल करना चाहते हैं राज परिवारों की। पहले तथ्यों के बारे में वो जानकारी ले, उसके बाद इस तरह की ओछी टिप्पणी करे। वहीं बीजेपी ने परिवारवाद के बहाने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। बिरसा मुंडा का शौर्य नहीं जानते, छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान नहीं जानते, रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को नहीं जानते, जिन्होंने पॉलिटिक्स को एक सिंगल फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया, वो आज ईस्ट इंडिया कंपनी पर चर्चा कर रही है। राहुल गांधी ने अपने लेख में दावा किया कि देश में एकाधिकारवाद बढ़ रहा है, एकाधिकार के चलते रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। राहुल गांधी के इस लेख को मोदी सरकार पर निशाना माना जा रहा है। बात दिल्ली की, जहां पहले हवा खराब थी और अब दिल्ली में कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है। जहां हर दिन हो रही फायरिंग रंगदारी मांगने के लिए पुलिस वालों के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई है। उगाही वाली पर्ची और दिन दहाड़े हो रही फायरिंग की वारदात दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। बीते 2 दिन में गोलीबारी की 4 वारदात सामने आई हैं और सभी में बदमाशों ने फायरिंग कर रंगदारी वसूलने की कोशिश की। ताजा मामला छावला में गाड़ियों के वर्कशॉप पर फायरिंग का है, जिसमें 3 बदमाश बाइक पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक एक बाइक पर सवार 3 बदमाश यहां पर पहुंचते हैं। एक जो बदमाश था वो यहीं बाहर बाइक स्टार्ट करके खड़ा रहता है, जबकि 2 बदमाश जो थे वो अंदर दाखिल होते हैं। अंदर 2 डेंटर काम कर रहे थे और बदमाशों ने बिना किसी से बात किए एक ऑल्टो कार पर 5 राउंड फायरिंग की और बाइक पर बैठकर यहां से फरार हो गए। इससे पहले एक वारदात बुधवार को दिल्ली के पश्चिम विहार में हुई, जहां दिन दहाड़े करीब 2:30 बजे 3 बदमाशों ने राज मंदिर हाइपर मार्केट नाम के सेंटर पर 7 से 8 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए।
मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। तमाम सीसीटीवी को खंगाला गया तो पता चला कि इस सेंटर के मालिक के पास मंगलवार को रंगदारी के लिए फोन आया था। फोन करने वाले शख्स ने खुद को विदेश में बैठे कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग का सदस्य बताया और 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। आपको बता दें कि गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है, इस वक्त विदेश में मौजूद है और वहीं से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या दिल्ली पुलिस इन बदमाशों को दिल्ली से बचा पाएगी? क्या दिल्ली के व्यापारी चैन की नींद सो सकेंगे? बात प्रयागराज की, जहां महाकुंभ की बैठक में अखाड़ों से जुड़े हुए संत आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि बैठक स्थल पर ही मारपीट शुरू हो गई। और एक दूसरे को खींचने की कोशिश। मारपीट और हंगामे की तस्वीर प्रयागराज की है। यहां मेला प्राधिकरण कार्यालय में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर अखाड़ों से जुड़े संतों की बैठक हो रही थी, लेकिन बैठक के बीच में अखाड़ा परिषद के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद अखाड़ा परिषद 2 गुटों में बटा हुआ है और दोनों गुटों के बीच यही मतभेद बैठक के दौरान भी दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि बैठक शुरू होने के पहले ही हंगामा शुरू हो गया था, जो बैठक शुरू होने पर मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट में कई संतों को चोट आई, वहीं महाकुंभ को लेकर बैठक भी नहीं हो पाई। पहले फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली और अब शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी मिली है, लेकिन शाहरुख की जान का दुश्मन है कौन? इस रिपोर्ट में देखिए। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है, जिस पर शाहरुख की टीम ने मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। साथ ही शाहरुख के घर मन्नत की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। शाहरुख खान की जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा पुख्ता है। उसके बाद इस तरह की धमकी के बाद भविष्य में कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी को और बढ़ाया जाएगा। धमकी के बावजूद शाहरुख को लेकर जो फैंस हैं उनके बीच प्यार बिल्कुल भी कम नहीं है। लगातार आप देख सकते हैं कि मन्नत के बाहर भीड़ जो है वो फैंस की यहाँ पर मौजूद है। और पुलिस ने बताया कि ये धमकी भरा कॉल जिस नंबर से आया वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहने वाले फैजान के नाम पर है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया तो पता चला कि फैजान का फोन 2 दिन पहले चोरी हो गया था, जिसका इस्तेमाल करके किसी सिरफिरे ने शाहरुख को धमकी दी। आया था रायपुर पुलिस यहाँ पूछताछ करने मुझसे, तो उनको मैंने बताया कि मेरा जो फोन है खो गया था ये 2 तारीख को। अच्छा, किसी ने वो नंबर से कॉल कर दिया वहाँ पे। जी अच्छा, आपका फोन खो गया था, ये कौन से साल में खोया था? आपने कहाँ पे शिकायत दी है? ये अभी 2 तारीख को 2 नवंबर को खोया था ये, और इसकी मैंने कमाटी पुलिस स्टेशन रायपुर है वहाँ पे कंप्लेंट दे रखा ऑलरेडी। उधर पुलिस अब धमकी देने वाले की तलाश कर रही है। बता दें कि शाहरुख खान को इससे पहले 2023 में भी कई धमकियां मिली थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। तब से शाहरुख Y+ सिक्योरिटी में रहते हैं। और एक जरूरी खबर आपको बताते हैं, देखिए किसी भी अब सरकारी नौकरी की भर्ती की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शर्तों में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। सरकारी नौकरी के लिए संघर्षरत युवाओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में 13 ट्रांसलेटर्स की भर्ती के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने साफ किया, भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते। चयन आयोग को नोटिफिकेशन जारी करने से पहले सभी नियम तय करने होंगे। कोर्ट ने साफ किया कि भर्ती प्रक्रिया नोटिफिकेशन जारी होने के साथ शुरू होती है और चयन होने के बाद ही खत्म होती है। इस अवधि में नियमों में संशोधन होता है तो उसका सीधा असर नौकरी के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट पर पड़ता है, जो ठीक नहीं है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के बीच नियम और शर्तों में बदलाव को समानता के अधिकार का उल्लंघन माना है। अब पराली जलाई तो आपकी खैर नहीं है, क्योंकि जुर्माना भरने में आपकी जेब खाली हो सकती है। सरकार ने जुर्माना डबल कर दिया है। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, क्योंकि दिल्ली की हवा खराब है, प्रदूषण हर दिन नया हाई बना रहा है, लेकिन पराली की घटनाएं नहीं रुक रही और अब केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए जुर्माने को डबल कर दिया है।
बता दें कि बीते महीने के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली जलाने से प्रभावित राज्य सरकारों को कम जुर्माने के लिए फटकारा था। इसके बाद केंद्र ने जुर्माने की राशि बढ़ाई है। नए लिए गए फैसले के मुताबिक 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 5,000 रुपए, 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 10,000 रुपए और 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 30,000 रुपए जुर्माना देना होगा। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या इस जुर्माने से पराली जलाने पर रोक लगेगी, क्योंकि एक तरफ किसानों को पराली न जलाने पर प्रोत्साहित करने की बात हो रही है, लेकिन बावजूद इसके पराली पर रोक नहीं लग रही। बात अमेरिका की कर लेते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। कई देश जो ट्रंप की पॉलिसी को लेकर नुक्ताचीनी किया करते थे, अब वो टेंशन में आ गए हैं। ट्रूडो की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई है। दोनों नेता पहले भी भिड़ चुके हैं, लिहाजा कनाडा में ट्रूडो की हालत ऐसी हो गई है कि उनको समर्थन करने वाले भी कह रहे हैं कि ट्रंप की जीत से कनाडा पर गंभीर असर पड़ सकता है। This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी क्या हुई, कई मुल्कों में खलबली मच गई। सबसे अधिक टेंशन तो अमेरिका के पड़ोसी कनाडा को हुई। कनाडा सरकार ये सोचकर परेशान है कि डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ क्या करेंगे। दोनों देश एक दूसरे से लंबी सीमा साझा करते हैं। दोनों के बीच $1 ट्रिलियन से ज्यादा का कारोबार होता है, लेकिन बीते कुछ सालों में दोनों देशों के रिश्तों में मिठास कम हुई है, तलखी ज्यादा बढ़ी है। खासतौर पर कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं। हालांकि ट्रंप की जीत के बाद ट्रूडो ने उनको बधाई देते हुए पुरानी दोस्ती की दुहाई भी दी, लेकिन ट्रूडो जानते हैं कि आने वाले दिन उनके लिए अच्छे नहीं हैं। ट्रूडो अभी माहौल समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार में शामिल एनडीपी नेता और खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह ने भांप लिया कि ट्रंप की वापसी कनाडा के लिए मुश्किल का इशारा है। लिहाजा जगमीत तुरंत घुटनों पर आ गए और एकजुट रहने की दलील देने लगे। And what that would mean for our economy, for manufacturing, for jobs in Canada. We need to be very united to say whatever our differences are when it comes to Canadian interests and Canadian jobs, we're all going to work together to defend Canada, to defend Canadian jobs, to defend Canadian interests. कनाडा में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री ट्रूडो की कुर्सी खतरे में है। वो घर में और बाहर भी तमाम विवादों से जूझ रहे हैं। ट्रूडो की परेशानी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कई सर्वे में उनकी हार की भविष्यवाणी की जा रही है। वहीं खालिस्तान समर्थकों के मुद्दे पर भारत ने उनकी मुश्किल पहले ही बढ़ा रखी है। तीसरी मुश्किल अमेरिका के साथ कारोबारी रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट को लेकर है। एक और जहां ट्रंप और ट्रूडो के रिश्तों में गांठें हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती जगजाहिर है और इसी दोस्ती ने ट्रूडो की रातों की नींद उड़ा दी है। चीन के मोर्चे पर भी ट्रूडो और ट्रंप की राहें जुदा हैं, जबकि चीन के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के विचार एक जैसे हैं। आंकड़ों के मुताबिक कनाडा का 75% एक्सपोर्ट अमेरिका को जाता है। विशेषज्ञों की माने तो कारोबार के फ्रंट पर अमेरिका कनाडा की जगह भारत को तरजीह दे सकता है, और अगर भारत को मौका मिला तो पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे कनाडा की समस्या और बढ़ जाएगी। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो के बीच रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। 2018 में क्यूबेक में G7 शिखर सम्मेलन में ट्रंप ने ट्रूडो को बेईमान और कमजोर कहकर फटकार लगाई थी। इसके बाद 2022 में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी ट्रंप ने ट्रूडो को वामपंथी पागल कहा था। ट्रंप की इन टिप्पणियों का असर कई बार दोनों नेताओं के बीच सार्वजनिक मंच पर दिखता है। ट्रूडो भी ट्रंप के खिलाफ बयान देने में पीछे नहीं रहते। इसी साल जनवरी में ट्रूडो ने कहा था कि ट्रंप का एक और बार राष्ट्रपति बनना एकदम पीछे जाना होगा, जिससे कनाडा की मुश्किल और बढ़ेगी। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से पहले ही ट्रूडो के लिए राजनीति में नए संकट खड़े हो गए हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक ट्रंप की टैरिफ नीति कनाडा की वास्तविक आय में बड़ी गिरावट आ सकती है, वहीं निवेशकों का भरोसा भी डगमगा सकता है। दोनों ही नेताओं के बीच की जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो अच्छी नहीं रही, वो तनावग्रस्त रही। और वर्तमान समय में जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से अपने घरेलू मोर्चे पर अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वो लगातार अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। अगले साल जो कनाडा में इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें उनकी जीत की संभावनाएं बहुत ही कम दिखाई देती हैं। हम आपको बताते हैं कि ट्रूडो ट्रंप के आने से टेंशन में हैं, लेकिन पीएम मोदी की ट्रंप के साथ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाली कहानी रिश्तों में एक नया मोड़ लेने वाली है।
ट्रंप की जीत पर पीएम मोदी ने 5 साल पहले ह्यूस्टन में एक रैली में हाथ थामे दोनों नेताओं की तस्वीरों के साथ अपना संदेश पोस्ट किया। तस्वीर में एक खास मैसेज ये था कि भारत और अमेरिका रिश्तों को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे। मोदी ने ट्रंप को फोन पर बधाई भी दी। सूत्रों के मुताबिक नया ट्रंप प्रशासन कनाडा और अमेरिका में खालिस्तानी नेताओं की हत्या में कथित रूप से भारत के शामिल होने के आरोपों को लेकर कम सख्त होगा। बाइडेन प्रशासन कथित रूप से शामिल अधिकारियों की जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए भारत पर दबाव डाल रहा था। भारत ने आधिकारिक तौर पर किसी भी हत्या की साजिश रचने से इनकार किया है। यानी साफ है कि ट्रंप की जीत ने दुनिया भर की राजनीति में हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव परिणाम कई नजरिए से अहम है। कनाडा को खालिस्तानी समर्थक होने का लेवल अलग थलग कर सकता है। वहीं ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम रख सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भारत के साथ रिश्तों में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती कई देशों के लिए टेंशन बन सकती है। ट्रंप भारत पर फिदा है, मोदी को सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं। जाहिर है दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका आगे बढ़ेंगे, फिर चाहे H-1B वीजा की बात हो या फिर डिफेंस डील की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए बॉस बन गए हैं। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब भारत से लेकर अमेरिका तक मोदी और ट्रंप की दोस्ती के नारे गूंज रहे थे। ट्रंप के कई फैसले भी भारत के पक्ष में रहे हैं, लेकिन दूसरी बार ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर दोनों देशों के बीच कारोबार को लेकर कई तरह के बदलाव भी सामने आ सकते हैं। ट्रंप हमेशा से ही अमेरिका फर्स्ट की बात करते रहे हैं। भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग अमेरिका में काम करने जाते हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स और IT कंपनियां भी H-1B वीजा पर वहां काम करती हैं। ऐसे में अगर ट्रंप की सरकार बनती है तो इन लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वो शुरुआत से इस वीजा पॉलिसी का विरोध करते रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके चुनाव प्रचार का एक बड़ा हिस्सा वीजा पॉलिसी को लेकर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान पिछली बार की तरह सिर्फ इमिग्रेशन कानून के सख्त पालन की बात नहीं की, बल्कि इस बार वो ऐसे 1 करोड़ 10 लाख लोगों को देश से बाहर या उनके देश वापस भेजने की बात करते रहे हैं, जो बिना सही दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे हैं। ट्रंप की सख्त वीजा नीति भारतीय IT पेशेवरों के सामने मुसीबत खड़ी कर सकती है। H-1B वीजा नियमों में बदलाव हो सकता है, जिससे भारतीय IT कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। H-1B वीजा के जरिए कंपनियों को विदेशी वर्कर्स को भर्ती करने की इजाजत मिलती है। IT, फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में नौकरी पर रखने के लिए विदेशी वर्कर्स को वीजा दिया जाता है। हर साल सिर्फ 65,000 H-1B वीजा ही जारी किए जाते हैं, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा भारतीयों को मिलता है। इस वक्त अमेरिका में कुल 3,86,000 H-1B वीजा पर लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से भारतीयों की तादाद 2,79,000 है। H-1 पर जो असर पड़ेगा वो ये पड़ सकता है और पड़ेगा, जो पहले भी था, कि H-1 ज्यादा और ज्यादा मेरिट की तरफ जाएगा। इमिग्रेशन पॉलिसी में ट्रंप का एम्फेसिस ये रहेगा, जो भी इमिग्रेशन का अब होता है, इवन ग्रीन कार्ड्स का भी अब मानिए, जैसे पहले होता था कि फैमिली को भी आप स्पॉन्सर कर लो ग्रीन कार्ड में, राइट, आपका अमेरिका में ग्रीन कार्ड है, तो अब वो मुश्किल हो जाएगा। उनके जितने नंबर हैं वो डिपेंड करेगा कि IT इंडस्ट्री को कितने लगता है कि हर साल उन्हें नए टैलेंट चाहिए। जैसे अभी नंबर 85,000 है, कभी 1,05,000 होता है। जहाँ तक H-1B का सवाल है, सिक्योरिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप जो है हमारे दोनों देश के द्विपक्षीय मामले में उसका एक अहम भाग है, और हमारा बहुत सारे प्रोफेशनल अमेरिका में, जैसे कि आप जानते हैं, काम करते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अमेरिका में हैं और ये तादाद बढ़ रही है। साथ ही साथ हमारा इनोवेशन का, टेक्नोलॉजी का, डिफेंस का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का पार्टनरशिप है। हम चाहेंगे कि ये सारे मुद्दों पर हमारी उनसे अच्छी बात हो और हमारे रिश्ते और मजबूत हों। ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में H-1B वीजा को लेकर कुछ ऐसे कदम उठा चुके हैं जिनकी वजह से कई नामी गिरामी कंपनियों पर असर पड़ा। इस वीजा कैटेगरी के लिए बड़ी तादाद में एप्लीकेशन नामंजूर कर दिए गए थे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कड़ा कर दिया गया था और ज्यादा सैलरी होने पर ही इसे देने की शर्त रख दी गई थी। इन नियमों की वजह से लोगों के लिए H-1B वीजा हासिल करना बेहद मुश्किल हो गया था। ट्रंप की जीत से भारत के साथ कारोबार को लेकर एक्सपर्ट्स कई तरह के दावे कर रहे हैं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में कई रक्षा सौदे हुए थे। एक बार फिर डिफेंस डील के जरिए दोनों देश ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेंगे। ट्रंप का कारोबार को लेकर नजरिया बिल्कुल क्लियर है। ट्रंप ने चीन जैसे देशों पर हाई टैरिफ लगाए हैं, जिससे भारत के लिए अमेरिका के साथ अपना कारोबार बढ़ाने के मौके सामने आ सकते हैं। भारत की स्किल्ड वर्क फोर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के निर्माण और विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं।
वो इस बात को भी समझते हैं कि भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए व्यापार की अपार संभावनाएं हैं और यदि भारत और अमेरिका का व्यापार बढ़ता है तो इससे अमेरिका की इकोनॉमी को भी बड़ा लाभ होगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। अमेरिका से भारत का वार्षिक कारोबार 190 अरब डॉलर से ज्यादा का है। एक्सपर्ट्स की माने तो चीन के प्रति अमेरिका का सख्त रुख भारतीय निर्यातकों के लिए नए मौके ला सकता है। हालांकि ट्रंप का नजरिया अमेरिका फर्स्ट का रहा है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले भारत के साथ उनके तेवर में नरमी ही रही है। जाहिर है भारत और अमेरिका की दोस्ती दोनों देशों के बीच संबंधों को नए मुकाम तक ले जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।